टीम इस समय वार्ड नंबर 7 महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 में है और आप यहाँ पे एक ऐसे प्रत्याशी से हमारी वार्ता होने जा रही है जो परिचय का मोहताज नहीं है। इसके अलावा कुव्वत और काबिलियत तो बताने की ही ज़रूरत नहीं है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना संस्कार भरा भरा पड़ा है। जो विवेकानंद का फॉलोअर है, जो ये इतने सारे अवार्ड्स और ये सारी बातें आप देख सकते हैं। ये सारे अवार्ड इस बात के सूचक हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने फील्ड में अपने को रमाया है, लोगों के बीच में तपाया है। उसी का यह परिणाम है कि आज एक जनप्रतिनिधित्व के रूप में आगे आए हैं और फिर से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके जनता को कुछ और देना चाहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के हम लोग इनसे वार्ता करेंगे। सर, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एबी न्यूज़ के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के पास आकर के और इतना बड़ा सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं एबी न्यूज़ के जो संपादक महोदय हैं, जितने भी हमारे सम्मानित रिपोर्टर हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, अगर देखा जाए तो क्या मतलब मन में विचार आया कि हम आए, जनता का प्रतिनिधित्व करें, लोगों के बीच में उतरें, इसका क्या पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं? देखिए सर, मैं जब क्लास 7th में था, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज का विद्यार्थी रहा और जब मैं 7th में था तो वहाँ पे एक विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन माना जाता है और है भी, विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता हमारे यहाँ सदस्यता के लिए आए हुए थे। उन्होंने पहले 2-2 रुपये की पर्ची कटती थी, ये 1 साल की सदस्यता जो है 2-2 रुपये की पर्ची से आप करते हैं। तो मैंने उस सदस्यता लिया और जब मैंने सदस्यता लिया तो उस पर्ची पर मैंने देखा स्वामी विवेकानंद का फोटो लगा था। तो उस विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता से मैंने पूछा कि भाई साहब, और ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये स्वामी विवेकानंद जी है, आप इनको नहीं जानते? ये हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। तो उस दिन वो जो बात थी मुझे लग गई कि प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत ऐसे शब्द थे, क्योंकि मैं क्लास 7th का विद्यार्थी था, बहुत कठिन शब्द थे। वहाँ से मेरी राजनीति की शुरुआत, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। उसके बाद से जब मैं विवेकानंद जी का किताब गया, मैं खरीदा दुकान से, और खरीदने के बाद जब मैं उनका जीवनी पढ़ा कि एक ऐसा संत जिसका पूरा जीवन केवल 39 वर्ष की आयु में ही समाप्त हो जाता है और वो संत समूचे विश्व के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। ये कोई सामान्य संत नहीं, ये कोई सामान्य युवा नहीं। और आज से मैं इन्हें आत्मसात करूंगा और इनके पद चिन्हों पे चलूंगा। तो धीरे धीरे मेरी एक राजनीतिक जो थी, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा और इंटर पास किया। इंटर पास करने के बाद जब मैं दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ग्रेजुएशन का विद्यार्थी हुआ, वहाँ से मेरे अंदर एक ललक आई। मैंने देखा कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनकी समस्या है, फीस की समस्या है, वो गरीब हैं, फीस जमा नहीं कर पाते, उनको किताबें नहीं मिल पाती, उनका अच्छे से जो है क्या नाम है, विद्यालय शोषण करता है। तब मैंने क्या किया कि मैं छात्र हितों की लड़ाई को लेकर के छात्र संघ का चुनाव में लड़ा। 2009 में मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा और छात्र संघ से ही मेरी राजनीति की शुरुआत हो जाती है। मैं दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय से छात्र संघ का चुनाव लड़ा और विद्यार्थियों के हितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहा। बहुत से आंदोलनों को हमने जो है क्या नाम परिणाम तक पहुंचाया, चाहे विद्यार्थी हित की बात रही हो, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की बात रही हो, विद्यार्थियों को किताब मिलने की बात रही हो, विद्यार्थियों की निर्धनता को लेकर के उसकी फीस माफ़ी की बात रही हो, मैं लड़ाई लड़ता रहा। विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तले मैं कार्य करता रहा। फिर धीरे धीरे जब मेरी स्नातक की शिक्षा वहाँ ख़त्म हुई, मैं वहाँ का छात्र संघ का कार्यकारिणी अध्यक्ष भी रहा, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज का, और मैं वहाँ छात्र संघ उपाध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा। फिर वहाँ से मेरी जो एक राजनैतिक सफर थी गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर सफर थी। मैं समाजशास्त्र से एमए का विद्यार्थी था। गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैं वहाँ महामंत्री पद का चुनाव भी लड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन चूंकि मायावती जी का शासन था और मायावती जी के शासन में वहाँ छात्र संघ चुनाव को रद्द कर दिया गया था। लेकिन फिर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मुझे गोरखपुर विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। मैं अध्यक्ष रहते हुए, गोरखपुर विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष रहते हुए वहाँ के विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर बहुत लड़ाई लड़ा। मतलब कहने का यह अर्थ है कि कहीं ना कहीं ये जो बीजारोपण है सेवा भाव का, हाँ, यह आपके छात्र जीवन से है। छात्र जीवन से यह अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए कि कम से कम पढ़ा लिखा तबका, पढ़ा लिखा युवा अगर राजनीति की दशा दिशा को बदलने के लिए आगे आ रहा है तो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक पहल होगी। सर, वार्ड अगर देखा जाए तो क्या समस्याएं दिख रही हैं 7th में? देखिए, जहाँ तक समस्या की बात रही, मैं आपको बताऊं
कि मुझे लगता है कि 2 दशक हो गए, 2 या 3 दशक हो गए जब से नगर निगम का निर्माण हुआ है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति पार्षद नहीं बन पाया। अब उसका ये कारण नहीं रहा कि पार्टी यहाँ काम नहीं की। स्थानीय चुनाव में ये रहता है कि जो स्थानीय लोग हैं उनके खिलाफ उनके प्रति एक मर्सी रहता है, उनके प्रति एक सहानुभूति रहता है, तो स्थानीय लोग वहाँ बनते रहे। लेकिन पार्षद तो वो बने, उन्होंने थोड़ा बहुत जो उनके हिसाब से था उन्होंने काम भी किया। लेकिन चूंकि ये बड़ा वार्ड था, बड़ा वार्ड होने के नाते यहाँ का विकास हो नहीं पाया। 19 मोहल्ले हैं और मैं आपको बताऊं कि आज के वोटिंग लिस्ट में 19 बूथ हैं। 19 बूथ, ये कम नहीं होता। अगर एक बूथ में 1000 लोग हैं तो 19,000 मतदाता यहाँ हैं और इस साल तो बढ़े भी। तो विकास में रोड नाली नहीं बन पाता था, जो बिजली के तार थे, बिजली का जो पोल था उसकी दिक्कतें थी, नाली की दिक्कतें थी और कई मतलब महामारी आती थी तो गंदगी रहने के नाते बहुत सी दिक्कतें आती थी। लेकिन जो पार्षद थे वो काम कराए या न कराए, हम इससे कटाक्ष नहीं करना चाहते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनते ही जहाँ भाजपा के पार्षद थे वहाँ तो काम हो ही रहा था। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी बने तो उन्होंने देखा कि 70 वार्ड में क्या क्या कमियां हैं। मैं आपको बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर का कायाकल्प कर दिया और हमारे वार्ड में बहुत से विकास हुए। पार्षद जो कराए वो कराए ही या नहीं कराए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब हमारे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हमारे वार्ड को बहुत, जैसे कहा ना, गोद ले लिया। उन्होंने इतना विकास कराया, इतना विकास कराया। आज भी विकास में ये नहीं कहा कि 100% हमारे वार्ड में विकास हो चुका है। एक पार्षद की जिम्मेदारी होती है, एक पार्षद किसी वार्ड का एक, जैसे कहा जाए कि एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। कोई भी समस्या है सांसद से लेके आना है, आपको विधायक से लेके आना है, आपके 13वां 14वां वित्त है, नगर निगम से लेके आना है। जो समस्या है, अगर आपका पार्षद एक्टिव है तो मुझे लगता है कि आपके वार्ड का विकास होगा। जो भी विकास अभी तक बचा हुआ है, मैं अपनी वार्ड की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र में हमारे माननीय मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। निश्चित रूप से अगर मैं पार्षद बनता हूं तो हमारे वार्ड में ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। यानी पार्षद होने के नाते मैं इस वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध हूं। और मुझे लगता है कि रोड, नाली, सड़कें, बिजली के पोल, इसके साथ साथ भी बहुत सी जो है दिक्कतें वार्ड में होती हैं। हमारे वार्ड में बहुत गरीब भी हैं। प्रधानमंत्री जी आवास योजना दे रहे हैं। अगर हमारे वार्ड का पार्षद अगर हमारे वार्ड का एक्टिव होता तो 2.5 लाख रुपया उनको दिलवाने के लिए, जो योग्य थे, जो नीडी थे, जिनको देना चाहिए, उनका फार्म भरवा करके मकान बनवा सकते थे। किसी भी गरीब व्यक्ति के बच्ची के विवाह के लिए भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हमारे प्रदेश सरकार की योजना है, वो वहां तक पहुंचती। यानी जिन सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक मिलना चाहिए था, जो लाभार्थी हैं, थोड़ी सी एक्टिवनेस दिखाई गई होती तो काम हो गया होता। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी दिला रहा है। मैं पार्षद नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने वार्ड में बहुत से जो उस तरह के लोग थे उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का फार्म भरवाया। उनको जो यहाँ सर्वेयर आए उनको बताया कि भाई ये गरीब वास्तव में है। उन्होंने सर्वे किया और निश्चित रूप से पात्र लोगों का मैंने मदद किया, उनको मकान मिले हैं। प्रधानमंत्री जी को आज वो भगवान की तरह मानते हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भगवान की तरह मानते हैं। तो सर, अगर देखा जाए तो अक्सर ये कहा जाता है कि चुनाव जब आता है तो बहुत सारे नेता उभर के आते हैं, जनता से बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मुझे एक बात की बड़ी हंसी आती है। निश्चित रूप से आप चूँकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप पत्रकार महोदय हैं, आप लोगों ने भी एनालिसिस किया होगा। मैंने देखा है कि आज के डेट में पार्षद लड़ना या चुनाव लड़ना एक शौक हो गया है। जैसे लगता है कि जैसे कोई विदेश से कमा करके आया तो उसको ये लगता है मेरे पास पैसा है, मैं पैसा खर्चा करके और पार्षद बन जाऊँगा, लोग मेरे पास आएंगे, बैठेंगे, मैं ठाट से बैठा रहूँगा, उन लोगों का काम करूँगा, भले वो कर पाए ना। लोगों की ये धारणा है कि जैसे ठेकेदार महोदय हैं, उनको भी लगता है उनके पास बहुत पैसा है, वो चाहते हैं कि पैसा खर्चा करके हम चुनाव लड़ जाएंगे, हम पार्षद हो जाएंगे। जो लोग, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्षद की ABCD तक नहीं जानते, उनके पास पैसा है लेकिन एक शौकिया वो मैदान में आ रहे हैं कि हम पार्षद बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे पास शक्ति हो जाएगी, लोग हमारे पास बैठेंगे, हमारा जो है रुतबा बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश का सेवक कहते हैं,
उस प्रकार से वार्ड का जो एक पार्षद होता है, मुझे लगता है वार्ड का वो सेवक है, वार्ड का चौकीदार है। वार्ड के चौकीदार को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि दर दर जाना है और ये देखना है कि कोई भी गरीब भूखे न मरे, कोई भी गरीब की बिटिया की शादी पैसे के अभाव में न रुके, कोई भी गरीब के घर का कोई व्यक्ति इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु न हो। ये उस पार्षद का काम है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी वहां से योजनाओं को वो क्रियान्वित कर रहे हैं। मोदी जी आकर के उसका लाभ उसे नहीं दिला पाएंगे। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उस योजना का लाभ लोगों के लिए दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश से चला रहे हैं। यहां पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज दर दर जाकर के नहीं करें। ये पार्षद का काम है, ये कि कार्यकर्ताओं का काम है। निश्चित रूप से मैं अपनी वार्ड की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन मैं इस वार्ड का पार्षद बनता हूं, मैं केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, निश्चित रूप से एक एक घर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये मैं आपके टीवी के माध्यम चुनाव को से लेकर सर एक बात कही जाती है कि बड़ा ही यह खर्चीला हो गया है, आम व्यक्ति नहीं लड़ सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है, चूंकि आपने छात्र जीवन से राजनीति को देखा है? कौन कहता है कि चुनाव में पैसा खर्चा होता है? चुनाव में पैसा वो खर्चा करता राज्य है। निर्वाचन आयोग खुद ही एक निर्धारित शुल्क कर रखा है, 8 लाख 9 लाख पार्षदी क्षेत्र में, महापौर के लिए 25 से 30 लाख। तो आखिर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन नोज अबाउट दिस कि निश्चित तौर पर चुनाव खर्च हो रहा है, तो कैसे आम आदमी आ पाएगा? आप हमको बताइए, आप जब बीएड करने जाते हैं तो बीएड का शुल्क आप देते ही नहीं देते हैं। आप जब बीए करने जाते हैं उसका शुल्क देते नहीं देते हैं। आप एलएलबी करने जाते हैं उसका फीस देते नहीं देते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने ये दिखाया है कि कोई भी पार्षद प्रतिनिधि जब वो प्रचार के लिए जाएगा तो वो गाड़ी से जाएगा, वो अपने 4 लोगों को, समर्थकों को लेकर के जाएगा और उनको चाय पिलाएगा, उनकी गाड़ी में पेट्रोल भरवाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ये नहीं कहता कि उनके यहाँ पैसा बांटना है। राज्य निर्वाचन आयोग ये नहीं करता है कि उन्हें झूठे वादे करके प्रलोभन देना है। राज्य आयोग ये नहीं कहता कि उनके महंगे कीमती चीज़ों को बांट करके आपको चुनाव लड़ना है। वो तो एक शुल्क निर्धारित कर रहा है। वो ये नहीं कहता कान पकड़ के कि आपको इतना खर्चा करना ही करना है। मैं आपको जीता जागता उदाहरण देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे विधायक बने, बहुत से ऐसे सांसद बने, बहुत से ऐसे चेयरमैन बने, बहुत से ऐसे ब्लॉक प्रमुख बने जो आज एक कमरे में रहते हैं, जो एक मड़ई में रहते हैं। उनको भी भाजपा ने टिकट दिया है और वो अपने वार्ड का, अपने क्षेत्र का और अपने विधानसभा के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कोई पैसा नहीं खर्चा किया। उनके लिए तो जनता वो देखती थी वो किस छवि का व्यक्ति है, वो काम करा सकता है कि नहीं करा सकता है, उसके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है। मुझे लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का मैं स्वागत करता हूं, जितना उन्होंने निर्धारित किया है। मुझे लगता है जिसके पास है उसको खर्चा करना चाहिए, लेकिन लालच दे करके नहीं, मुर्गा मीट चावल खिला करके नहीं। मुझे लगता है कि अगर वो खर्चा करना है तो किसी गरीब बेटी की शादी में खर्चा करिए। अगर खर्चा करना है तो किसी बीमार, उस बुजुर्ग लाचार जो है, जो बेटा है अपने पिता के चिकित्सा के लिए परेशान है, उसे दे करके खर्चा करिए। मुझे लगता है जिसके शरीर पे एक कंबल नहीं है उसे कंबल बांट करके खर्चा करिए। मुझे लगता है कि झूठे प्रलोभन देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है चुनाव जीतने के लिए। ऐसे चुनाव का तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव पैसा देकर के लड़ना होगा तो मुझे लगता है कि इस चुनाव को मैं बहिष्कार करता हूं कि जिसमें चुनाव पैसा देकर के चुनाव लड़ना हो, ऐसा नहीं। पता चला आपके बारे में कि पिछले बार चुनाव जब हुआ तो उसमें आप सेकेंड रनर रहे, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक होल्ड दिखा रहा है। इस बार क्या बदलाव के साथ और किस नज़रिए के साथ आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो रिजल्ट क्रैक हो? देखिए, मुझे लगता है मैंने एक चीज़ महसूस किया है और ये केवल और केवल मुझे लगता है कि ये मेरी कोई भी जो है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत नहीं हो सकता। मैंने महसूस किया, मैंने देखा है। मैं तो गली गली जाता हूँ और माताएं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं के साथ जाता हूँ। जब मुझे लोग देखते हैं तो कहते हैं कि पल्लू जी जा रहे हैं। आप भी जब मेरे घर आए हैं तो आपने 1-2 घर पूछा भी होगा कि पल्लू जी का घर कहाँ है, क्योंकि आप पहली बार मेरे घर आ रहे हैं। आपको आसानी से मेरे घर आ गए। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता आपके चैनल के माध्यम से कि एक अननोन व्यक्ति अगर उस मोहल्ले में जाता है और अगर किसी का पता पूछता है और एक ही बार पता पूछने पर उसके घर पहुंच जाता है तो उसकी लोकप्रियता, उसकी जनता से जुड़ाव और उसके जो अस्तित्व है उस वार्ड में, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ देने की आवश्यकता नहीं। हाँ, एक चीज़ जरूर मैं कहूँगा, जनता मुझसे अपेक्षाएं रखती है। जनता मुझसे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अपेक्षा रखती है। लोग कहते हैं कि आप वकालत किए हैं, आप एडवोकेट भी हैं पेशे से, आपने शैक्षणिक कार्य भी किया है और मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते इस वार्ड का कमान आपको देना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है
जनता अगर ये बात कर रही है तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ और एक निवेदन भी करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके। हाथ जोड़ना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी कमी नहीं, मेरे संस्कार हैं। निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका दे करके देखिए। इस वार्ड के विकास को लेकर के जो मेरा विजन है, वो विजन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस जो पूरे महानगर के जो 80 वार्ड हैं, केवल 80 वार्डों में नहीं, पूर्वांचल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक उत्तम वार्ड बनाकर के मैं आपको दूंगा 5 साल में। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं टीवी चैनल के माध्यम से। अंतिम तौर पे कुछ कहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से नगर निगम का चुनाव है, परख करो सबकी, ग्रहण करो शुभ का। सबसे पहले तो मैं एक युवा हूँ, अपने वार्ड के युवा साथियों से, और जैसे कहा जाए कि वार्ड में बुजुर्गों का एक जो लाठी जो कहा जाता है, उसके नाती पोता ही होते हैं। तो मैं अपने आप को बुजुर्गों का लाठी, युवाओं का दोस्त और माताओं का बेटा और बच्चों का चाचा मुझे लगता है कि बनकर के इस वार्ड में काम करना चाहता हूं। और एक बार जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं निश्चित रूप से उनके विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। ये मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। चलिए सर, धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ जितेंद्र वर्मा पल्लू जी, जो पढ़े लिखे होने के साथ साथ छात्र जीवन से ही राजनीति को देखा है, करीब से महसूस किया है। निश्चित तौर पे अगर ऐसे प्रत्याशी आते हैं, फील्ड में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो एक कुछ बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। धन्यवाद।